गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि टोपी का परिचय देखा, इरफन के बारे में जाना कि टोपी कौन है, इरफन कौन है, उन दोनों की घनिष्ठ मित्रता जाना कि टोपी और इरफन दोनों दोस्त हैं, दोनों अलग अलग मजहब से संबंध रखते हैं। और टोपी की इरफन की दादी के बारे में जाना कि टोपी जो है इरफन की दादी से अत्यधिक प्यार करता है। और पाठ में हम लोगों ने देखा कि एक समय आता है ऐसा कि दादी की इरफन की दादी की मृत्यु हो जाती है। उस समय टोपी और इरफन क्लास 4 कक्षा 4 के छात्र रहते हैं, कक्षा 4 में पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, पाठ में आगे क्या होता है, इरफन की दादी की मृत्यु हो जाती है और जब इरफन और टोपी को पता चलता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको हम लोग आगे पाठ में देखेंगे। इरफन जब चौथे में पढ़ता था तो टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता तो उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। यानी इरफन ने बताया कि अब उसको अपनी दादी बहुत प्यारी थी। दादी की जब मृत्यु हो गई थी तो बोलता है दादी बहुत प्यारी थी। अम्मू, अम्मी, बाजी यानी बड़ी बहन, छोटी बहन, उस परिवार में सभी सदस्य थे, लेकिन फिर भी उसको दादी से ज़्यादा लगाव था, क्योंकि वो उसको कभी कोई डांटता रहा, कभी कोई डांटता रहा। छोटी बहन कभी किताब कॉपी के पन्ने फाड़ देती रही, लेकिन दादी उसकी थी जो सोते समय उसको कहानियाँ सुनाती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती कि एक मुल्क में एक बादशाह। दादी की कहानी जो इरफन को सुनाती थी, दादा की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा काहे बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोले लगे, तू अपने अब्बा की ही बोली बोले। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। दादी ऐसा बोले ना कि पूरब की बोली बोलती थी, कि जो टोपी बोलता था तो उसकी बोली को वो बहुत ज़्यादा सुनता समझता नहीं था और बोलता भी नहीं था, क्योंकि उसके पापा नहीं चाहते थे इरफन के कि अपनी दादी के जैसे बोले। तो दादी यही बोलती थी कि तुम मेरी हम गंवार हैं, मेरे जैसा बात तुम क्यों मेरी बोली बोलोगे, तुम जैसा वो कहते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलो। दादी की भाषा पर कभी नहीं मुस्कुराया। तू अपनी अब्बा की बोली बोलो। इरफन की दादी इरफन से बोलती है, बात खत्म हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है। तो बादशाह का किस की तुरंते एक तो हिरन मार लिया, मतलब अपनी वो भोजपुरी टाइप की भाषा जो थी उस तरफ की उसको बताने लगी। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी इरफन के अब्बू, और उसकी भाषा एक थी। इरफन के अब्बू और उसकी भाषा एक थी, यानी उनकी दादी की, और इरफन की दादी की और टोपी की भाषा एक थी। वह जब इरफन के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। इरफन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश न करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब वह बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाओ, यानी दादी जैसा वो बोलता था भोजपुरी भाषा उनकी लैंग्वेज, और लोग उसको चिढ़ाने के लिए कहते रहे कि टोपी बोलो बोलो बोलो, और जब उसको लोग मजाक बनाने लगते, चिढ़ाने लगते, तो तुरंत जो है दादी उसकी साइड लेकर के उसका बीच बचाव करने लगती। ते काहे को जाते उन सबन के माँ पास मुँह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता।
अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा क्या कर रही है? दादी हमेशा यहीं से बात, जब भी टोपी उनके घर जाता तो यही प्रश्न करके बात शुरू करती, तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है? और जब उन लोग उसको चिढ़ाने लगते लोग तो प्यार से उसको अपने पास लेकर आती। दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता है कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। पहले तो टोपी सोचा ये अम्मा क्या बोलती है, लेकिन फिर समझ गया धीरे धीरे कि माता जी को ही अम्मा बोलते हैं। यह सब उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुगलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। यानी इतना अच्छा लगा कि उसको भी अपनी दीदी को बाजी कहना और पापा को अब्बू कहना और माँ को अम्मा कहना यही अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला यानी टोपी के पिताजी के लिए नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। मतलब डाइनिंग टेबल पर जैसे लोग खाना खाते हैं वैसे भी भृगु नारायण के घर लोग खाना खाते थे टेबल चेयर पर बैठकर। उस दिन की एक घटना है, उसको देखिए क्या होता है। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, राम दुलारी में टोपी घर की कामवाली या जो भी थी नौकरानी। टोपी ने कहा, उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी सॉरी नौकरानी नहीं, टोपी की माँ खाना परोस रही थी। मेज कुर्सी पर खाना लगा हुआ था और ऐसा हुआ कि टोपी को बैगन का भुर्ता उस दिन ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह मलेक शब्द इस घर में कैसे आए? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। अम्मी, धर्म संकट में पड़ गया। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। ये हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ली है बाग का रे? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू राम दुलारी बोलती है कि तुम मुसलमान के किसी दोस्त से बच्चे दोस्ती कर लिए हो क्या? वो बोलता है इफ़न से सीख के आए। बहू, तुमने कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यजमान ना बोला। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे। इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी के कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। जब पता चलता है कि वो मुस्लिम है लेकिन उसके पापा कलेक्टर हैं तो टोपी के पिताजी बहुत खुश होते हैं और जाके अपना जो अफसर लोग होते हैं, जैसे लोग अपने काम निकलवाते हैं वैसे ही वो भी अपना काम निकलवा लाएं। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उस वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। तय फिर जयबे ओकरा घरे? हाँ। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलो। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा। मुन्नी बाबू और भैरव उसके भाई बहन थे, जो भी वो दोनों उसकी पिटाई देख रहे थे और उसकी राम दुलारी उसकी माँ खूब बोल बोल के उसको कि अब बताओ जाओगे, अब बताओ जाओगे, ऐसा बोलो नहीं जाओगे, ऐसा कह कह के उसको मारती हैं। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया कबाब। मतलब जब देखा भाई बहन होते हैं ना कि एक डांट सुनना है तो उसको मार पड़ रही है तो ये नहीं कि बचाए, उसमें और घी में आग में घी का काम करके कि माँ से कि माँ इसको एक दिन हम देखे थे कि कबाब दिखा रहा था। राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हटी। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा और मुन्नी बाबू ने उसे एक ही किन्ही रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था कि मुन्नी बाबू सिगरेट भी पीते हैं, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को ना
मुन्नी बाबू उसका जो भाई था उसकी कोई भी बात उन्होंने इरफान के सिवा, अपने मित्र के सिवा किसी और को न बताई। और मुन्नी बाबू शराब सिगरेट भी पीते थे, कबाब भी खाते रहे, मांस मछली भी खाते थे, लेकिन ये सब उन्होंने किसी से बताया नहीं था। गलती मुन्नी बाबू की थी, लेकिन इल्ज़ाम टोपी पर लगा रहे थे। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा हो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है, दादी, टोपी ने कहा। जब दादी बोली कि जब तुम देखे थे उस दिन, तो उसी दिन क्यों नहीं बताया? तो टोपी बोलता है, दादी ये झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास था। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहता। देखता है कि मुन्नी बाबू बड़ा उसका भाई था, उस पर ब्लेम करता है, इल्ज़ाम लगा देता, तो सोचता है कि अब ये झूठ इल्ज़ाम लगाया है, काश मैं उससे बड़ा होता। लेकिन ये तो भगवान ने उसको बड़ा बनाकर भेजा है, तो ये असंभव है कि वह बड़ा नहीं हो सकता। और उसकी इतनी पिटाई उसने खाई थी कि टोपी की पूरी शरीर में पूरे दर्द हो रहा था। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बात बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सड़क गए। जुग्राफिया ज्योग्राफी, भूगोल जो सब्जेक्ट होता है उसका। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। फिर दोनों केले खरीद के क्लास छोड़ के जाते हैं और दोनों मित्र जो है आपस में बात करते हैं कि टोपी बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अपनी दादी बदल लें? टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी दादी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगों को बोल ली थी। मतलब बोलता है कि मेरी दादी तो तुम्हारे लोग जैसा बोलती भी हैं तुम्हें, तो इसलिए मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए और तुम्हारी दादी मेरे घर चली जाए। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? बोलता नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और मेरे अब्बू जान ये मतलब नहीं करेंगे कि दादी वहाँ चल जाए, और मेरी दादी अगर तुम्हारे घर चली जाती हैं तो मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा? तो हमें एक तो दादियों ना दे सकियो? बोलता है, उसका मित्र बोलता है टोपी इरफान से कि तुम अपनी एक तो दादी भी हमें नहीं दे सकते। टोपी ने खुद अपने दिल को टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इरफान ने कहा। इरफान बोलता है कि उसमें मेरा अधिकार नहीं है, दादी मेरी जरूर है, लेकिन वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी है। मरेंगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी तरह वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। उससे बोलता है कि तुम अपनी दादी, इरफान बोलता है तुम दादी से परेशान हो, तो दादी बूढ़ी तुम्हारी होंगी। बूढ़ी लोग एक ना एक दिन मर जाते हैं, जल्दी ही मरते हैं। तो बोलता है कि जब इरफान से बोलता है कि मेरी दादी बोलती हैं बूढ़े लोग जल्दी मरते हैं, तो टोपी बोलता है गुस्से से वो कभी नहीं मरेंगे। और अभी दोनों बैठकर बातें करते हैं, तभी तक नौकर आकर बोलता है कि उसकी दादी मतलब दादी के मरने की खबर ले आता है कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। इरफान चला गया अपने घर दादी की मृत्यु की खबर सुनकर, लेकिन टोपी अकेले जिम्नेजियम में जाकर अकेले बैठ कर के रोने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई।
प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था जो मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जनसंघ से बड़ा था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। यानी टोपी और इरफान की दादी के बारे में बता रहा है। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ में देखा कि किस प्रकार टोपी और इरफान के मन की भावनाओं को, अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं और किस प्रकार टोपी को घर में यहाँ के कल्चर को, संस्कृति को अपनाकर अपने घर में बातचीत करता है तो घर से डांट पड़ती है। सब हम लोगों ने देखा। बाकी के पाठ के अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे बाकी के पाठ को। आप लोग जो अभी तक पढ़ाया हुआ पाठ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।